अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। पहलगाम फास्ट फ्लैग वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी एक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से सिफारती और दफाई महाज पर अहम इक़दामात उठाए जा रहे हैं और इंडिया को जहां किसी मुहिम जोई से बाज रहने का मशवरा दिया जा रहा है, वहां इस जंगी जुनून को कम करने के लिए दानिशमंदाना हिकमत अमली भी अपनाई जा रही है। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर कामयाबी और भारत को पसपाई का सामना भी हो रहा है। आज भी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार मुतहरिक रहे, जिनकी चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जबकि गुज़िश्ता रात एक तकरीब से खिताब में उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा तनाव कम करने के लिए दोस्त ममालिक को एतमाद में लिया जा रहा है और सब ने दोनों ममालिक को अमन की राह अपनाने का मशवरा दिया है। ताहम इसहाक डार ने दो टोक अंदाज में यह बावर भी करवाया कि अगर भारत ने कोई जारहियत की तो पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। यह वाज़ेह रहे कि ईरान और सऊदी अरब दोनों ने कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश की है, जो कि इस खित्ते में बढ़ते हुए तनाव के बीच एक मस्बत पेशरफ समझी जा रही है। जबकि पाकिस्तान ने भी इस हमले की आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की है और यह तक ऑफर कर दी है कि पूरी दुनिया में से कोई भी मुल्क इन तहकीकात में शामिल हो सकता है। साथ ही चीन की भी इन तहकीकात में शमूलियत को इंतहाई अहम करार दिया गया है। ये आज़म ने एक बड़ी ओपन ऑफर दी है भारत को डायरेक्टली और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि आप आ जाएं और इसकी एक तहकीक कर लें इसकी। अब तीनों ममालिक जो है इस सारे डिस्प्यूट में डायरेक्टली जो है कनेक्टेड हैं, इस सारे डिस्प्यूट के साथ, कश्मीर के डिस्प्यूट के साथ। मेरा ख्याल है चाइना इस सरे फहरिस्त होना चाहिए इसमें, वो चाइना कर ले, चाइना के साथ जो है अमेरिका भी आ जाए, बरतानिया भी आ जाए। दीगर वज़रा की तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद भी सिफारती महाज पर पूरी तरह से मुतहर्रिक है, जिनकी गुज़िश्ता रोज भी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू हुई, जिसमें वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं और पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सिफारती महाज पर कामयाब हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर नजर आई, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो की, लेकिन भारत की यह कोशिश नाकाम रही। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जुबान शामिल कराई जाए या पाकिस्तान को बराह रास्त निशाना बनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में पेश आए वाक़े की मजम्मत की, लेकिन भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह इस बार सख्त जुबान इस्तेमाल करने की भारत की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और युद्ध सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी सिफारतकारी काम कर गई और भारत हाथ मलता रह गया। पहलगाम वाक़े की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के अरकान बशमूल गैर मुस्तकिल रुकन पाकिस्तान ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इस बात पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के इस काबिल मजम्मत वाक़े में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए आलमी ताउन किया जाए। याद रहे कि 2019 में पुलवामा हमले से मुतालिक सलामती कौंसिल ने तमाम ममालिक से मुतालबा किया था कि वो भारतीय हुकूमत से फाल ताउन करें ताकि दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इस बार भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिससे अहम सिफारती महाज पर भारत को नाकामी का सामना हुआ। सलामती कौंसिल में बयान अमेरिका ने तजवीज़ किया, ताहम पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों की मदद से मुतनाज़े अल्फाज शामिल नहीं होने दिए और इस तरह मुतफ़िक़ा बयान मंजूर हो सका। पाकिस्तान को इससे पहले भी उस वक्त सफाती कामयाबी हुई थी जब जाफर एक्सप्रेस पर बलूचिस्तान में किए गए हमले पर सलामती कौंसिल ने बयान में कहा था कि तमाम ममालिक न सिर्फ मुतल्लिका हुक्काम बल्कि पाकिस्तानी हुकूमत से भी फाल ताउन करें, बल्कि पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी इस बयान में शामिल कराया, जबकि भारत चाहता था कि लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता कि यह तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को यकतरफा इक़दाम के बाद भारत हड़प कर चुका है। ताहम उसमें भी भारत को कामयाबी नहीं हुई। एक और अहम बात यह है कि पहलगाम में हमला 22 अप्रैल को हुआ, मगर उसकी मजम्मत में बयान 26 अप्रैल को जारी हुआ, यानी 4 दिन बाद। इस तरह भारत इस वाक़े पर फौरी इजहार मजम्मत भी नहीं करा सका। पहलगाम वाक़े और तनाव की सूरत हाल पर रद्द अमल में अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते में होने वाली सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नजर रखे हुए है। साथ ही भारत और पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो सूरत हाल को मजीद खराब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा करें। उधर दिफाई महाज पर भी भारत के जंगी जुनून के आसार नुमाया होने लगे हैं। भारतीय पंजाब की सरहदी इलाके अटारी में BSF की जानिब से मुकामी किसानों को फसलें 2 दिन में काटने की हिदायत जारी की गई है, जिसे माहिरीन भारत की मुमकिना जारहाना तैयारियों की एक अलामत करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब जहां मोदी हुकूमत को शदीद अंदरूनी तनकीद का सामना है, बिलखुसूस सियासी क़यादत भी उनको पाकिस्तान से जंग न करने का मशवरा दे रही है, वहां अब भारतीय दिफाई तजज़ियाकारों ने भी जंग की सूरत में भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचने से मुतालिक खबरदार कर दिया है। साबिक भारतीय जनरल HS पनाग के बकौल भारत को पाकिस्तान पर ना तो मिसाइल टेक्नोलॉजी, ना ड्रोन टेक्नोलॉजी, ना फिजाई ताकत और ना ही बहरी कुव्वत में बरतरी हासिल है कि हम बिला खौफ कार्रवाई कर सकें।
पाकिस्तान लाजमी तौर पर जवाबी कार्रवाई करेगा। जहां भारत पाकिस्तान को लेकर जंगी जुनून में मुब्तला है, वहां पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की पादाश पे मकबूजा कश्मीर के मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है और मुतअद्दिद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। इन छापों के अलावा मुबैना तौर पर हमले में मुलव्वस अफराद के मजीद घर भी मिसमार किए गए हैं, जिसके बाद अब तक मिसमार किए गए घरों की तादाद 10 से बढ़ चुकी है। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में एक ऐसे शख्स के आबाई घर को बम धमाके से उड़ाया गया, जिसके बारे में ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि वो पहलगाम हमले में मुलव्वस है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान एक तरफ सिफारती महाज पर मुतहर्रिक है और आलमी राय आमा को हमवार कर रहा है, तो दूसरी जानिब दिफाई तौर पर भी मुकम्मल चौकन्ना है। हुकूमती बयानात से यह तासुर वाज़ेह है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है, लेकिन किसी भी मुमकिन जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मौजूदा सूरत हाल में जहां भारत अंदरूनी सियासी दबाव और आलमी नाकामियों का सामना कर रहा है, वहीं पाकिस्तान ने अपनी दानिशमंदाना हिकमत अमली से मैदान मार लिया है और इसी वजह से भारत बुखलाहट का शिकार होकर कई भारतीय शहरियों ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भी हमला किया। इस मुतालिक मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान ने। बहुत शुक्रिया शमशाद अहमद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएगा कि इस वक्त भारत के सर पर तो जंगी जुनून सवार है, लेकिन कुछ आलमी ताकतें भी कोशिश कर रही हैं कि डी एस्केलेशन हो, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है कशीदगी कम हो, जिसमें चीन कोशिश कर रहा है, सऊदी अरब कोशिश कर रहा है, ईरान भी कोशिश कर रहा है, अमेरिका ने तो हाथ उठा ही दिए तकरीबन। तो क्या समझते हैं सर, ये कशीदगी मजीद बढ़ने का खतरा है या कम हो जाएगी? आज मोदी ने जो कुछ किया है ये कोई नई बात नहीं है। मोदी हमारे साथ 2014 के बाद बराबर इस किस्म की वारदातें करता रहा है और कर रहा है। और इससे पहले इनफैक्ट मोदी के जो प्रेडिसेसर थे वाजपेयी, हालांकि उनके साथ हमने पीस नेगोशिएट किया था 2000 में मार्च में, जब क्लिंटन ने आना था बड़े सगीर में, तो उस वक्त भी इन्होंने माहौल खराब करने के लिए ये इसी किस्म की एक वारदात बर्पा की थी चिट्टी सिंहपुरा में, जिसमें सिखों को मारा था। बहरहाल वो बात गुजर गई। अभी वाजपेयी था जो बड़ा पीसफुल आदमी था, लेकिन मार्च में ही फिर ऐसा हुआ, जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद फिर वाजपेयी के ज़माने में ही 2 वाक़यात ऐसे इंजीनियर किए गए। अक्टूबर 2001 में कश्मीर स्टेट असेंबली पर हमला करवाया गया और हमें ब्लेम किया गया। फिर 2 महीने के बाद दिसंबर में इंडिया की पार्लियामेंट पर हमला करवाया गया, हमें ब्लेम किया गया। उसके बाद फिर हालात इतने खराब हो गए कि 2003 में बड़ी ताकतों को, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि आजकल सालसी की कोशिशें हो रही हैं, तो उस वक्त सही मानों में सालसी हुई थी। तो G8 और अमेरिका ने फिर मुशर्रफ और वाजपेयी की सुलह करवाई। वाजपेयी इस्लामाबाद आया तो मुशर्रफ और वाजपेयी ने एक स्टेटमेंट पर दस्तखत किए। ये और चीज़ है कि उस स्टेटमेंट के नतीजे में हम मजीद कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि मुशर्रफ ने उसमें ये एडमिट कर लिया था कि जो पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी होती रही है पहले, और अब मैं नहीं होने दूंगा। ये एक तरह से एफिडेविट किया था उसने। तो उसके बाद से फिर बराबर 2006 में मुंबई में बहुत सारे अटैक्स बर्पा किए गए, पाकिस्तान को ब्लेम किया गया। 2007 में समझौता एक्सप्रेस पे हमला हुआ, पाकिस्तान को ब्लेम किया गया। फिर 2008 में काबुल में इंडिया की एम्बेसी पर हमला हुआ, उसका ब्लेम हमें किया गया। और उसके अलावा 2008 में नवंबर 26 को जो मुंबई में हुआ बड़ा वाकया हुआ, वो उसके लिए भी पाकिस्तान को ब्लेम किया गया। तो यही इस दफा हुआ। मोदी जो है 2014 में इख्तिदार में आया और उस वक्त उसने सार्क के लीडरों को दिल्ली अपनी ताजपोशी पर बुलाया। और मैंने उस वक्त पब्लिकली, क्योंकि मैं तो सरकारी पोजीशन नहीं थी, मैंने नवाज शरीफ को बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मत जाना, क्योंकि वहां उसने सार्क के 7 मेंबरों को इकट्ठा करके लाइन में खड़ा होकर उनके साथ हाथ मिलानी थी, यानी अपनी ताजपोशी पे वो करना था। मगर नवाज शरीफ चले गए, पर मोदी ने उसके बाद पठानकोट ले लीजिए, पुलवामा ले लीजिए, यानी क्या क्या हरकतें कर रहा है। बल्कि उसके बाद तो सार्क की कोई समिट ही नहीं होने दी पाकिस्तान में। हम होस्ट थे। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इनसे सबक लेने की जरूरत है कि हमें कमजोर नहीं होना। और जंगें जो हैं वो प्लान करके नहीं होती हैं, मैं बता दूं। ऐसे ही जंगें
इत्तफाकिया हो जाती हैं या कोई छोटी सी हरकत हो जाती है किसी जानब से भी, तो वो हो जाती है। आजकल जो सिचुएशन आप कह रहे हैं कि ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि सालसी की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जब तक आप कमजोर हैं तो वो सालसी भी कामयाब नहीं होती, क्योंकि दुश्मन जो है वो आपको मजीद कमजोर लेकिन सर करना इस वक्त तो चाहेगा। नैरेटिव जो है अब वो भारत का कमजोर पड़ गया है इस सारे मामले को लेकर। जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया गया है उसमें भारत कामयाब नहीं हो सका उसमें। तो आप क्या समझते बस हैं ये मामला मजीद जो है वो जारियत की तरफ जाएगा, मजीद कशीदगी को बढ़ाएगा या कशीदगी कम होती आपको नजर आ रही है? यानी कोई लड़ाई की तरफ, देखिए, कोई जंग की तरफ मामला जा रहा है या ये खतरा टल रहा है? मैं बताता हूँ, इस वक्त ट्रंप का जो केस है वो बहुत मुख्तलिफ है। ट्रंप का कोई भी चीज रिलायबल नहीं है, मैं बता दूंगा। उसको तो ये भी नहीं पता कि कश्मीर का मसला है क्या। उसने तो जी, 1500 1500 साल साल। कहा है कि जंग चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की। उसको पाकिस्तान इंडिया की तारीख का नहीं पता। तो इस वजह से हमें ट्रंप पे बिल्कुल मैं कभी नहीं रिलाई करता। मैंने हमेशा आर्टिकल लिखे हैं बड़े बड़े जी हाँ। कि ये सियासतदान नहीं है, इसको तारीख नहीं पता किसी चीज की, और ये सिर्फ एक बिजनेसमैन है और पोकर गेम्स खेलता है और बिजनेस डील्स करता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमें रिलाई नहीं करना चाहिए कि दूसरे मुल्क हमें बीच बचाव कर देंगे। हमें इस वक्त हमारी जो प्रायोरिटी है, फौज जो है हमारी बहुत अच्छी फौज है। आलमी सतह पर ऐसी फौजें बहुत कम हैं। हमारी फौज हो, हम्म। एयरफोर्स हो, नेवी हो, बहुत कारगर हैं, बहुत एक्सपीरियंस फौज हैं। लेकिन सर जब से ये लेकिन वाकया हुआ सर, लेकिन जब से ये वाकया हुआ पूरी कौम इकट्ठी खड़ी हो गई, सारे सियासी इख्तलाफात को बाले ताक रखते हुए। यही हमारा खासा है पाकिस्तान का कि जब भी कोई मुसीबत हाँ, आती है, नहीं कोई वो ऐसा तो वक्त हो आता गई। है, सब इकट्ठे खड़े हो जाओ, हो नहीं जाते नहीं हैं। बिल्कुल हो, जरूर आप दोस्त कहते हैं हो गई है। मीडिया एक बड़े अच्छा रोल प्ले कर रहा है। फॉरेन ऑफिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ वजारत खारजा ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। जी हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो जंग वाला मसला है उससे बचने के लिए हमें अंदरूनी तौर पर अपनी अफवाज को मजबूत और करना है, तो अंदर की डिवीजन खत्म करनी होगी। अच्छा सर, आज जो भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा, नाकामी का सामना करना पड़ा है अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में, जहां जो आज स्टेटमेंट जारी हुई है उसमें वो स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट नहीं आ सकी जो भारत चाह रहा था। और भारत के अंदर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो स्टेटमेंट जिस तरह की पुलवामा में आई थी वो इस पद नहीं आ सकी वहां से। ये सलामती कौंसिल में हमें चाइना बहुत हेल्प करता जी है। हाँ। ये चाइनी बेशक। सपोर्ट की वजह से ये हुआ है। बिल्कुल इसी किस्म की चीज 1998 में जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो उस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की फिर मीटिंग बुलाई गई थी जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, तो कंडेम करना था। लेकिन जब फिर सिक्योरिटी काउंसिल में चीज आई, चाइना ने वर्डिंग ऐसी की थी रेजोल्यूशन की जिस तरह अब वर्डिंग चाइना ने फिर वही रीड्राफ्ट करवाई है। तो उस वक्त भी एक बात हुई थी कि जिसका मतलब ये था कि सिक्योरिटी काउंसिल कंडेम करती है न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया एंड देन बाय पाकिस्तान। यानी हम्म। चाइना ने ये उस रेजोल्यूशन के जरिए से एस्टेब्लिश करवा दिया था कि जो असल मसला शुरू किया है वो इंडिया ने। इंडिया के न्यूक्लियर। बिल्कुल। खुद को इतना स्ट्रांग रखो कि कोई भी मुल्क, क्योंकि चाइना की भी पोजीशन कमजोर हो सकती है किसी हम्म। स्टेज पे। चाइना भी अपना ये रोल ना प्ले कर सके शायद कुछ सही है। कभी। तो सर इसी ये तरह सऊदी तो सर अरब, ये जो ईरान तो सब। सर ये जो आज भारत को नाकामी हुई है यूएनएससी के अंदर, वहाँ तो बड़ी बात हो रही है, बड़ी आज इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया बड़ी चीखें मार रहा है कि जी वो तो चाइना ने बड़ा वहाँ पे काम डाल दिया। तो क्या लग रहा है भारत का अगला फिर लाएमल क्या हो सकता है? वो इंटरनेशनल फ्रंट पे भी कामयाब नहीं हो सका। अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पे इंडियन मीडिया ये चीख रहा है कि अमेरिका ने वो सपोर्ट नहीं दी भारत को, भारत का जिक्र वहाँ पे नहीं हो रहा है। ये जो अमेरिकी मीडिया उसके अंदर भारत का जिक्र नहीं हो रहा है इस सारे वाक़े का। तो ओवरऑल आप क्या समझते हैं सर कि ये जो फास्ट फ्लैग किया गया भारत की तरफ से, जो उनके अहदाफ थे वो उसके हसूल में क्या कामयाब भारत हुआ है या अब तक तो नाकाम ही जा रहा है? नहीं, ये है कि मोदी तो इस किस्म की हरकतें करता रहा है, और जब पुलवामा में भी किया था उस वक्त भी फिर हमने जवाब देना पड़ा था। तो इस तरह हम पाकिस्तान अपनी तरफ से रिस्पॉन्ड हर सूरत में करेगा, और हमने किया है। तो अब इंडिया की मैंने सुना है, मुझे पता नहीं कि ये दुरुस्त है बात, कि ये जो अभी जो किया है, जो ये पहलगाम वाला वाकया, कि असल टारगेट थे 3 केरला के जज, हम्म। और उन्होंने कोई आरएसएस के बंदों को उम्र कैद की सजा दी है। मारना उनको था, लेकिन वो इस कार्रवाई से ये जो रचाया गया जो ड्रामा सारा, फॉल्स फोर्स जो थी, तो वो निकल गए थे जज, तीनों जज। उनकी तस्वीरें भी सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये सच है या गलत है। तो असल चीज ये है कि मोदी का अपना अंदर मुद्दतवा जो है ना, वो जी हाँ। अंदरूनी एजेंडा है।
ये सारी कार्रवाइयां वो पाकिस्तान को भी टारगेट करना चाहता है, और असल ये है कि इंडिया में निशाना उसका मुसलमान है, तो उस हवाले से भी वो हर किस्म की कार्रवाइयां करता रहेगा, वो बाज नहीं आएगा। उसने देखिए ना तो जो सार्क सर अभी रिस्पॉन्स था तक पाकिस्तान का, सर जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था, कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी खुल के ऑफर कर दी कि आए तहकीकात करते हैं सारे मामले की, जो आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क को भी शामिल कर लें बेशक आप इस तहकीकात के अंदर। जितनी ओपननेस पाकिस्तान ने दिखाई है उससे तो अब मजीद केस कमजोर नहीं पड़ा भारत का, जो पाकिस्तान के ऊपर वो इल्जाम लगा रहा था। बड़ी अच्छी बात है शहबाज शरीफ ने बात की है। मैं तो ये कहता हूं कि नवाज शरीफ की तरफ से भी ऐसा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ की जो तल्लुकात हैं मोदी के साथ, उसकी वजह से भी मोदी को शय होती रही है अब तक जितने भी हैं। जब वो लाहौर आया था, फौज को पता भी नहीं था, उसके बाद फिर जब पुलवामा का मसला हुआ, फिर डॉन लीक्स हुई, तो ऐसे वाकयात होते रहे हैं और ये मोदी फायदा उठाता रहा है। सही तो है। हमें अंदर से अपने आप को मजबूत रखना है। असल पर चीज इस ये बार है। तो सर फायदा नहीं उठा सका, आपकी क्या असेसमेंट है इस पे? बस बैकफायर नहीं ये कर तो गया, ये है। बैकफायर नहीं कर गया नहीं, ये पहलगाम का वाकया? हमारी बड़ी कामयाबी है इस बारे में। इसमें सिलसिले में जाहिर है कि हमारी फौज का असल किरदार तो फौज का है, क्योंकि हमारी फौज की वजह से ये सारी कार्रवाइयां रुकी हैं जो मोदी करता है। वरना मैंने कहा ना कि सियासी सतह पर तो हमारे जो एलीट्स हैं वो इस किस्म की हरकतें करते हैं जिससे हमेशा मोदी को शह रही है। उसको कभी जी जिंदाल हाँ, आ रहा है, कभी ये हो रहा है। वो वाकयात नहीं होने चाहिए इस किस्म के मुल्क के अंदर, सही ये है। भी मैं कह रहा था। अच्छा सर, ये बताएं कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, कश्मीर को जो है गजा में बदलने की कोशिश की जा रही है, गजा की तरह बदलने की कोशिश की जा रही है, और ये जो पहलगाम का वाकया है, ऐसे भी अब भारत कोशिश कर रहा है कि इसे 7 अक्टूबर 2023 की तरह एक आड़ के तौर पर इस्तेमाल करे। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से 10 से ज़ायद अब तक कश्मीरियों के घरों को जो है गिराया जा चुका है, इस पे ये जो एक एक्शन वहाँ पे शुरू है कश्मीरियों के खिलाफ, इस पे क्या कहेंगे, हमें क्या करना चाहिए, और ये मामला किस तरह जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? क्या एक और गजा बनाना चाह रहा है भारत? देखिए, हमारी हमेशा पॉलिसी रही है कश्मीरियों की स्ट्रगल की हिमायत। ये नहीं कि हम मुदाखलत करें, जी हाँ। दरअंदाजी करें, वो नहीं, लेकिन कश्मीरियों को हमने स्ट्रेंथ उनको प्रोवाइड करनी है। सियासी सतह पर, आलमी सतह पर वो पॉलिसी और तेजी के साथ हमें जारी रखनी चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूँ। सही है। और ये जो आपको गठजोड़ नजर आ रहा है भारत का और इजराइल का, ये वही मॉडल जहां पे भारत नहीं रेप्लिकेट करना चाह रहा गजा वाला बिल्कुल, कश्मीर के अंदर? एब्सोल्युटली ये बहुत खतरनाक गठजोड़ है। ये बहुत पहले भी था। जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे उस वक्त दोनों का प्लान था पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने का, जो कि हमने फिर उस वक्त दुनिया को जगा के टाइमली एक्शन ले लिया था। तो इसी वजह से इस वक्त भी इसराइल वाला जो कॉम्बिनेशन है इंडिया का, वो काम नहीं करेगा। लेकिन हमें हमेशा इससे मुहतात रहना है और अलर्ट रहना है और अपने आप को बेदार रखना है। बस और सर जब तक फाइनली ये हम आपको मजबूत नहीं फाइनली रखेंगे, फाइनली सर किस्म के फाइनली सर जो वाकयात आज जो आज बरतानिया में जो हुआ है, पाकिस्तानी हाई कमीशन पे जो अटैक किया गया भारत की तरफ से, भारतीय शहरियों की तरफ से, क्या कहेंगे उस पर बतौर साबिक सेक्रेटरी खारजा? क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अब इस मामले के ऊपर? ये होता रहेगा। देखिए, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप जो है ना, इट्स ए ट्रबल रिलेशनशिप, ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। और ये इस किस्म के वाकयात होते रहेंगे और हमें बिल्कुल उसी तरह मुहतात रहना है कि हम कोई इन सब इस किस्म के वाकयात से कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिससे ये एक मसला जो है ना, वो बात आ जाती है कि जी जंग ना छिड़ जाए। असल बात ये है, ये मोदी ने तो एक तरीके से जिस इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको वो करके खत्म करके अपनी तरफ से खत्म करने की कोशिश की है। तो मोदी ने तो हर मुमकिन कोशिश की है। अब हमने जवाब भी अच्छा दे दिया है, लेकिन आइंदा के लिए हमें इतना अपने आप को मजबूत रखना, हमें इकट्ठा करना चाहिए। बिल्कुल, ये मैं कौम को इकट्ठा होना चाहिए, मुल्क में एक यकजहती की फिजा होनी चाहिए। और हमने देखा भी है कि जब से ये पहलगाम में फास्ट फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया, उसके बाद पूरी कौम के अंदर हमें यकजहती नज़र आई भी है। पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज के शाना बशाना उनके साथ खड़ी है इस सारे मामले के ऊपर, और यही स्ट्रेंथ है हमारी अफवाज की भी कि जब पूरी कौम उन्हें सपोर्ट करती है, और हमेशा से ये रही है सपोर्ट हमेशा के लिए। और इसी पे हम प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज लंदन में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऊपर अटैक किया गया भारतीय इंतहा पसंदों की तरफ से, क्या कार्रवाई वहाँ पर उन भारतीय हमलावरों के खिलाफ अब तक हो सकी, और ये वाकया सारा हुआ कैसे, इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में भारत पर सवार जंगी जुनून अब सरहदों के पार भी जा पहुंचा है, जब भारतीय शरपसंदों ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हिंदुस्तानी शरपसंदों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरे के अलावा हाई कमीशन की इमारत के शीशे पत्थर मारकर तोड़ने और कमीशन की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाने के बाद बरतानिया में पुलिस और खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। लंदन पुलिस की जानिब से फौरी कार्रवाई करके एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। गुज़िश्ता रोज भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा और हुल्लड़बाजी करने पर 4 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब लंदन में मुसलमानों की दुकानों, होटलों और दीगर कारोबारी यूनिट्स को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है, जबकि बरतानिया में आबाद 20 लाख पाकिस्तानियों ने हिंदू शरपसंदों के किसी भी हमले की सूरत में हिफाजती इक़दाम करने का ऐलान भी किया है। आज पेश आए वाक़े से मुतालिक बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने बताया कि बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ मामला उठाया गया है और हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। काफ़ी सारा डैमेज हमारा हो गया है, तो हमारे लिए जाहिर है कि एक सिक्योरिटी किसी भी डिप्लोमेटिक प्रेमिसेस की जो सिक्योरिटी होती है वो होस्ट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, तो हम उन्हीं की तरफ देखते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करें। ये एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। ये एक बड़ी प्रोटेस्ट थी। पाकिस्तानी आप जानते हैं कि बड़े नेशनलिस्ट हैं और बड़े जज्बाती हैं इस मामले में, तो उन्होंने बदतमीज़ी की किसी पुलिस वाले के साथ। ये बड़ा अहम है और वो वीडियो पे आ गया, तो फिर पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। उसके चार्जेस का अभी तक हमें नहीं पता। यहाँ उन्होंने दौड़, काफ़ी सारे लोग थे, झगड़ा होने लगा था, तो उससे बचत हो गई, लेकिन उसकी वजह से फिर ये वाकया और गंभीर हो जाता है। इस वाक़े और लंदन की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए प्राइम में ज्वाइन किया है बरतानिया और यूरोपियन कंट्रीज़ के अमूर पर निगाह रखने वाले सीनियर साफ़ी मुर्तज़ा अली शाह ने। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि लंदन में पाकिस्तानी सफारतखाने पर जो भारतीय शिद्दत पसंदों ने हमला किया है, इस मुतालिक अब तक वहाँ पर क्या कार्रवाई हुई है? पाकिस्तान हाई कमीशन का ये कहना है कि उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, जो पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर जो हमला हुआ उसको उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है, और जो क्रिमिनल डैमेज की रिपोर्ट की है, जो संडे नाइट को यहाँ पर एक शख्स बाहर आया और जिसके बारे में इतलात ये हैं पाकिस्तान हाई कमीशन की तरफ से कि उसने अगर पहले नारे मारे और उसके बाद हमला कर दिया, उसने जो बड़े पैमाने पर डैमेज भी हुआ। एक शख्स को गिरफ्तार कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन का ये कहना है कि वो अभी तक इस हवाले से वो ये नहीं कह सकते कि कौन सी कि वो जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था क्या वही था या उसके अलावा किसी ने पत्थर और वो मारे। लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन ये कह रहा है कि उन्होंने जो पूरा सीसीटीवी फुटेज था वो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने हवाले कर दिया बरतानवी अथॉरिटीज़ से, इस मुतालबे के साथ कि पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर ये पहली बार हमला नहीं हुआ, लिहाजा अब की बार जो सीसीटीवी फुटेज में जो लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, और जिस शख्स को बाकायदा तौर पर पत्थरों के साथ गिरफ्तार किया गया है उसका भी चेहरा वाज़े है, वह पुलिस की कस्टडी में। लिहाजा मुतालबा किया गया है कि उनको अरेस्ट किया जाए और जो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मुर्तज़ा अली शाह साहब, ये बताएं कि कल भी इस तरह के मंाज़र देखने को आए थे कि जब भारतीय इंतहा पसंदों ने पहले तो इश्तिहाल अंगेज़ नारेबाजी की और फिर इशारे करते रहे, फिर जब लंदन पुलिस ने उनको दबोचा तो फिर वो रोने लगे वहाँ से भागने के लिए, तो ये हो क्या रहा है वहाँ पे? जी, उस जो आपने देखा होगा कि 2 अफराद थे, जो 2 भारतीय प्रोटेस्टर्स थे जिनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनके ऊपर जो वो पुलिस के ऊपर एक्चुअली उन्होंने हमला किया था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सीन ये था कि वो पुलिस के ऊपर जो हमला था उससे पहले वो वहाँ पर पहुँचे और वो वहाँ पर अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे और बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में वो वहाँ पर धमकियाँ लगा रहे थे और अग्रेशन जाहिर कर रहे थे। लेकिन जब एक पुलिस वाले को उन्होंने गालियाँ दी और उसको एक्चुअली जो उसके मज़हब और उसकी रेस की बुनियाद पर, चूँकि उनको लग रहा था कि वो पाकिस्तानी है, उसको गालियाँ दी, उसके ऊपर जब पुलिस ने उनके पीछे दौड़ लगाई, पहले तो वो भागे, उसके बाद जब पुलिस ने पकड़ा तो एक है वो ज़ारो ख़ुतार वहाँ पर रोने लगा और वहीं पे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे छोड़ दें, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो इस तरह की यहाँ पर जो वो सिचुएशन हुई है, जिसके बाद अब जो शायद जो पाकिस्तान में जो इंडिया में अब सबसे ज़्यादा मीम्स एक्चुअली जो उस दिन के प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर बन रहे हैं कि जिस मैनर में आकर जो उन्होंने बातें की, इमेच्योर जो उन्होंने बातें की, और उसके साथ साथ जो वहाँ पर जो सीन्स। वैसे इस वक्त वहाँ सूरत हाल है क्या? पाकिस्तानी सफारतखाने की सिक्योरिटी क्या बढ़ा दी गई है और वहाँ पे इस वक्त ओवरऑल माहौल क्या है? जो हाई कमीशन है उनका ये कहना है कि उन्होंने पुलिस से ये मुतालबा किया है कि उनकी जो डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाए। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है वो तो बरतानवी हुकूमत ने पहले से सारे सफारतखानों को दे सके, पाकिस्तान को भी दिए हुए, लेकिन जिस तरह की सूरत हाल अब डिवेलप हो रही है उसके बाद जो पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। लेकिन जो बरतानवी पुलिस है उनका ये कहना है कि वो उन्होंने इंक्रीज सिक्योरिटी कर दी है पाकिस्तान हाई कमीशन के अराउंड और इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी। चूँकि अब ये वाक़यात बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, दोनों साइड क्लैश हो तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर लड़ाई झगड़ा होता है, सारी बात होती है। लिहाजा उस चीज़ को रोकने के लिए उन्होंने अब इस तरह के स्टेप्स तो ले लिए हैं। लेकिन जो आपको याद होगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान हाई कमीशन के ऊपर कुछ प्रोटेस्टर्स ने हमला किया था,
हम इस वक्त इंडियन हाई कमीशन के बाहर खड़े, आप देख सकते हैं कि इंडियन हाई कमीशन का झंडा उसको कुछ अर्सा कबल उसको उतार दिया गया था, उसको बल्कि फाड़ दिया गया था, सिख प्रोटेस्टर्स ने किया था। तो ये चीज़ें जो अब जो मामूल में होने लगी हैं कि जहाँ पर इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आमतौर पर बरतानिया में जो पाकिस्तानी हैं और जो भारतीय हैं, तो तादाद तो काफ़ी ज़्यादा है, ज़ाहिर है लाखों में है, तो आपस में बड़ी अच्छी तरह से रहते अमूमन कम्युनिटीज़ के अंदर। तो आजकल हालात क्या इतने जो है कशीदा हो गए हैं आपस में उनके दरमियान के पाकिस्तानी अपने बिजनेसेस की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वहाँ पे? जी देखिए, ओवरऑल तो ये यहाँ पर इंडियंस और पाकिस्तानीज हमेशा इकट्ठे रहे हैं और उन्होंने जो एक यूनिटी के साथ उन्होंने यहाँ रेसिज्म और बहुत सारी जो दीगर चैलेंजेस थे जो उन्होंने आज से चंद साल कबल उन्होंने उनको फेस किया। लेकिन बदकिस्मती से जब से इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है और उसके बाद जो इंडियन कम्युनिटी का एक सेक्शन और ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज हुई है। ख़ास तौर पर वो लोग जो इंडिया से आ रहे हैं, जो यहाँ के ब्रिटिश बॉर्न हैं, उनकी डिफरेंट जो वैल्यूज़ है, लेकिन जो ख़ास तौर पे इंडिया से बड़े पैमाने पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स आए हैं पिछले 8 से 10 सालों में, उनका माइंडसेट कम्प्लीटली डिफरेंट है। जो इससे पहले यहाँ पर इंडियंस रहते थे वो बीजेपी और आरएसएस के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं। आपको याद होगा कि लेस्टर में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे कुछ अर्सा कबल। उन फसादात में क्या था कि वही जो स्क्रिप्ट सारे का सारा उस वक्त भी वही था कि वहाँ पर वो लोग उन्होंने एक्चुअली मुसलमानों के ऊपर इसलिए हमला किया था कि वो समझते थे कि इंडिया जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था उसके बाद ज़रूरी था कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, पाकिस्तानियों को किया जाए। जो पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने भी मुजाहरा हुआ है उसमें जो सारे के सारे जो वहाँ पर जो 90% जो लड़के थे वो आप मतलब क्लियरली लग रहा था कि वो न्यू अराइवल्स हैं, न्यू इमिग्रेंट्स हैं और वो वही जो हिंदी में और उर्दू में वो गालियाँ दे रहे थे जो एक्चुअली इंडिया के अंदर वहाँ पर दी जाती हैं। और वो पूरा जो एक वो कल्चर है वहाँ से हेट का और वहाँ पर जो कम्युनल जो हेट्रेड है उसका पूरा कल्चर लेकर अब यहाँ पर आ चुके हैं। और यही वजह है कि बरतानिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो अब ये समझती हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो कम्युनिटी टेंशन है वो बरतानिया की नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी अब जो इंक्रीजिंग कंसर्न बन चुकी है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह साहब, आपने अपडेट किया बरतानिया की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। लंदन में जो अटैक किया गया है पाकिस्तानी हाई कमीशन की बिल्डिंग के ऊपर भारतीय शरपसंदों की जानिब से, उस पर भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है पाकिस्तानी हाई कमीशन की लंदन के अंदर। प्रोग्राम एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पानी का जो मामला है। भारत ने अब पानी के मामले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोल दिया है। क्या ये पानी रोकना मुमकिन है और पाकिस्तान के अंदर हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या इक़दाम उठाने होंगे? और जो ख़त परसों आया था भारतीय वजारत आबी वसाइल की तरफ से, उस खत के ऊपर पाकिस्तान का अगला एक्शन प्लान क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। कुछ माहिरीन से हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या भारत इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 3 दरियाओं का पानी पाकिस्तान की तरफ आना था, क्या वो पानी रोक सकता है, मोड़ सकता है? चूँकि मुआहदे को तो भारत ने मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। खत भी पाकिस्तानी वजारत आबी वसाइल को मौसूल हो गया था, भारत की तरफ से भेजा गया, जिससे भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को आगाह किया कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से वो ये मुआहदा फ़िलहाल मुअत्तल कर रहा है। क्या ये मुआहदा मुअत्तल हो सकता है? आगे पाकिस्तान के पास लाइन ऑफ एक्शन क्या है? एक थिंक टैंक पाकिस्तानी हुकूमत ने तश्कील दे दिया है जो कि काबीना को एडवाइस करेगा कि पाकिस्तान ने आगे क्या इक़दाम उठाने हैं। आलमी फोरम्स भी पाकिस्तान के पास मौजूद है जहाँ हमने जाना है। इस पे पाकिस्तान को किस हद तक कामयाबी मिल सकती है। और दूसरा, भारत का जो प्लान है जो उन्होंने एक अपना ज़ाहिर किया है अपने अज़ाइम की, वो पानी डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? इस पर बात ये होगी। और आगे चलकर क्योंकि भारत ने अपने अज़ाइम तो दिखा दिए हैं कि वो पाकिस्तानी दरियाओं का पानी रोकना चाहता है, तो क्या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पाकिस्तान के पास होने चाहिए? शॉर्ट टर्म की बात तो हो रही है कि हमने इंटरनेशनल फोरम्स के पास जाना है, जो हमने करना है, लेकिन आगे चलकर लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को क्या करना होगा? क्योंकि ऑलरेडी हमारा इसी पानी पे हम डिपेंडेंट हैं और ये पानी भी कम है पाकिस्तान के लिए। पहले सूबे लड़ रहे हैं आपस में पानी की किल्लत को लेकर। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होने चाहिए, इस सब पे बात होगी। इस सेगमेंट में हमारे साथ प्राइम में मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, माहिर हैं आबी अमूर के। प्राइम में हमारे साथ मौजूद है नूरी हैदर साहब, माहिर माहौलियात भी हैं और आबी अमूर की माहिर भी हैं। हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल सूफी साहब, आलमी कवानीन के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले जरा चलते हैं अहमद बिलाल सूफी साहब की तरफ। सर ये बताएं कि कल जो भारत की वजारत आबी वसाइल की तरफ से खत मौसूल हुआ है पाकिस्तानी वाटर रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री को, इसमें सर जो उन्होंने वजूहात लिखी हैं कि वो इस मुआहदे को हेल्ड इन द बेस की जो उन्होंने बात की है विद इमीडिएट इफेक्ट, क्या ये मुमकिन है? भारत ऐसा कर सकता है जो वियना कन्वेंशन की अगर हम बात करें जहाँ प्रोटेक्शन है इस इंडस वाटर ट्रीटी को, उसके तहत? सर जी बहुत शुक्रिया समर। मेरी राय में तो ये इनका जो पोजीशन लेना है कि हमने इसको होल्ड इन अबेंस किया है, ये इक़दाम ही बैनुल अक़वामी कानून के भी ख़िलाफ़ है और ट्रीटी की प्रोविजंस के भी ख़िलाफ़ है।
और उस कानून के भी खिलाफ है जो दोनों ममालिक ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तय किया है। यानी अपर और लोअर राइपेरियन मुल्क इंडिया और पाकिस्तान ने पानी के फ्लो को आपस में नेगोशिएट किया था 1960 में। कई सालों पर मुहित ये सिलसिला चलता रहा और उस प्रोसेस में दोनों मुल्कों ने ये डिसाइड किया कि ना इसमें सस्पेंशन का क्लॉज होगा, ना इसमें विड्रॉल का क्लॉज होगा, ना ही इसमें एब्रोगेशन का क्लॉज होगा, और एकतरफा क्लॉज तो बिल्कुल भी नहीं होगा किसी भी का। सो इसलिए ऐसे किसी ताकत का अलेज्ड इस्तेमाल, मुबैना इस्तेमाल जो है, उससे मेरी ज़ाती राय में ट्रीटी इंटैक्ट है, लेकिन ये इंडिया का मौक़िफ़ है कि उन्होंने इसको होल्ड इन अबेंस किया है। लेकिन ये होल्ड इन अबेंस का जो प्रोसेस है और जो ये लीगल आर्गुमेंट है, इसकी ना तो ट्रीटी में गुंजाइश है, ना बैनुल अक़वामी कानून में इसकी गुंजाइश है। जहाँ तक ट्रीटी की, किसी भी ट्रीटी की विड्रॉल या उसकी सस्पेंशन की बात है, तो जिस तरह मैंने कहा कि ट्रीटीज़ के अंदर ही अमूमन क्लॉजेज़ होते हैं जो पार्टीज़ नेगोशिएट करती हैं, टर्मिनेशन क्लॉजेज़ भी होते हैं। अब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को देखिए, उसके अंदर विड्रॉल क्लॉज मौजूद है, 6 महीने का नोटिस देकर कोई मुल्क एग्जिट कर सकता है। कई और ट्रीटीज़ में क्लॉजेज़ नेगोशिएट करके रखे जाते हैं। ये डेलिबरेट ओमिशन है, ये वेल थॉट आउट ओमिशन है कि ये नेचर इसकी ऐसी है कि एक मुल्क कमिटमेंट कर रहा है और एक मुल्क जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और दूसरा मुल्क जो है अपने आप को पानियों से डिनाई करेगा, तो लिहाजा ये कंटिन्यू रहेगी। सही हो गया। डॉक्टर हसन अब्बास साहब, क्या मुमकिन है कि भारत इन 3 दरियाओं के पानी को डाइवर्ट कर ले? ऑलरेडी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स तो लगे हुए हैं, किशन गंगा बना हुआ है, इसके अलावा रतले है, बगलेहार है, जो कि इन दरियाओं पे बने हुए हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि भारत डाइवर्ट करके इन पानियों को ले जाए? पहले भी एक प्लान काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं भारत का 2007-8 से कि हरियाणा और मशरकी पंजाब ये इन दरियाओं का पानी डाइवर्ट करके ले जाया जाए। मुमकिन है ये? देखिए मुमकिन तो अगर देखा जाए ना तो मुमकिनात में तो आप चांद पे भी जा सकते हैं। जी हाँ, ठीक है, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है और बाकी जो इश्यूज हाँ देखिए उसकी कॉस्ट कितनी है, एंड इज इट द बैंक फॉर द बक इज पेइंग यू, मतलब आपको उससे मिल क्या रहा है? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का पानी रोक के आप वोट लेना चाहते हैं, रोक के भी नहीं, सिर्फ ये नारा लगा के आप वोट लेना चाहते हैं, आप पॉपुलर सपोर्ट गेन करना चाहते हैं, तो वो तो आप कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ को करना, अगर जो कानूनी तौर पे सूफ़ी साहब ने बड़ी अच्छी मतलब है कि हमें एडवाइस दी है, लेकिन मैं थोड़ा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाता हूँ कि अगर आप इस ट्रीटी को देखें ना, तो इस ट्रीटी ने पानी रोकने की वो तमाम इजाज़तें दे दी इंडिया को, और जितना पानी रोक सकता है इंडिया प्रैक्टिकली, उससे ज़्यादा की उसको इजाज़त मिली हुई है। और पिछले 65 साल में तो पूरा नहीं कर सका। हाँ, ईस्टर्न दरिया पूरे रोक सकता था, वो उसकी गुंजाइश थी, क्योंकि वो दरिया प्लेन्स में से आते हैं और उसमें प्लेन्स में उसको डाइवर्ट शावर्ट किया जा सकता है। तो ईस्टर्न दरियाओं की तो ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जो वेस्टर्न है वो माउंटेन्स में से आते हैं, उनमें से पानी की डाइवर्जन मुमकिन नहीं है। हाँ, उस पर वो डैम बना सकता है, तो ट्रीटी ने उनको अनलिमिटेड नंबर ऑफ डैम्स बनाने की इजाज़त दे दी, और उसके साथ साथ उन्होंने वेस्टर्न रिवर्स में से भी 7% पानी लेने की इजाज़त दे दी उनको। लेकिन अभी तक इंडिया अपना 7% पानी वहाँ से निकाल नहीं सका। ये पिछले 65 साल से क्या कर रहे थे, वो तो जो ट्रीटी की प्रोविजंस दी हुई हैं उनको पूरा नहीं कर सके बिकॉज ऑफ द टेक्निकल चैलेंजेस। तो वो कहते हैं कि जी अब ट्रीटी बंद करके हम वो कर लेंगे, नहीं तो कम से कम मोदी साहब इसे पिछले सालों में खत पे तो वो ये कहते हैं कि जो सिक्योरिटी गैर यकीनी सूरत हाल थी उसकी वजह से हम जो है ना वो उसके फुल पोटेंशियल पे हम यूटिलाइज नहीं कर सके। ये एक मजाक है। नहीं, ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं ना, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जिस वक्त ये ट्रीटी हुई, हमें इसका सियाको सबाब देखना चाहिए, और कानूनी हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिस पे हम जा सकते हैं। इन्होंने ये ट्रीटी में जब ये तीनों दरिया इन्होंने मांगे, तो पाकिस्तान ने कहा कि जी मेरा ये जो ईस्टर्न रिवर्स हैं इसके ऊपर मेरी एग्रीकल्चर डिपेंड करती है, मैं इसका अप टू 30% आपको दे सकता हूँ, विच इज़ नॉर्म जो नॉर्मल ट्रीटीज़ होती हैं कि दरिया को बंद नहीं किया जाता। इंडिया ने कहा नहीं, हमने पूरा बंद करना है। जब क्वेश्चन हुआ, बाकी वर्ल्ड बैंक पर अभी थे, उन्होंने कहा यार पूरा क्यों बंद करते हो यार, तुम्हें तो ऑलरेडी पानी की कमी कोई नहीं है, वाई यू वॉन्ट टू टेक ऑल द रिवर्स 100%। तो उन्होंने कहा कि अभी के लिए नहीं, हमने फ्यूचर के लिए करना है, और फ्यूचर के लिए फिर उन्होंने प्रोजेक्ट टेबल किया। उन्होंने कहा कि जी ये हमारा प्रोजेक्ट है, एंड दैट वाज राजस्थान के नाम। 3 चीज़ें हैं ना सर, एक है कि वो रिजर्वायर बना लें, दूसरा है कि वो पानी जो है वो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लगा लें, तीसरा डाइवर्जन उसकी। तो इन तीनों में से एक वो रन ऑफ द रिवर उन्हें प्रोजेक्ट लगाने की इजाज़त तो थी, बाकी रिजर्वायर बनाना, पानी डाइवर्ट करना, ये तो वो नहीं। देखिए उनको ईस्टर्न रिवर को पूरा डाइवर्ट करने की इजाज़त मिल गई,
हमारे पास जो लीगल केस बनता है इसमें कि इन्होंने ये कहा कि हम ईस्टर्न रिवर्स को इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं 100% कि हमने राजस्थान को ग्रीन करना है और वो कुछ 4 मिलियन एकड़ का एरिया था जी। और 65 ईयर्स गुजर गए हैं और उसका 1% भी ग्रीन नहीं हुआ। तो हम तो कहते हैं ठीक है, आपने ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया, हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाके वो 3 दरिया सबसे पहले वापस मारते हैं, उनका मुकदमा दर्ज कराते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में कि जी जिस काम के लिए उन्होंने लिया था वो काम तो उनसे हुआ कोई नहीं। सही है, तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं भारत को। नौरीन हैदर साहब, आप ये बताइएगा कि जो भारत के अज़ाइम दिखाई दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर दे, रोक दे, डाइवर्ट कर ले, पॉसिबल है ये होना? जी बहुत शुक्रिया सवाल का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्निकली कुछ हद तक हो सकता है। उसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन ये बताऊंगी कि ऑलरेडी चनाब रिवर के ऊपर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो बगलिहार डैम है उसके साथ स्टोरेज कैपेसिटी मौजूद है, तो 37 मिलियन क्यूबिक फीट की कैपेसिटी मौजूद है और वो 3 से 5 दिन तक वाटर उसमें स्टोर कर सकते हैं और रोक सकते हैं। और दूसरा जो उसके ऊपर डैम है वो सलाल डैम है और उसके अंदर कोई 70 मिलियन क्यूबिक फीट की कैपेसिटी मौजूद है और वो 5 से 7 दिन का पानी उसके अंदर रोका जा सकता है। तीसरा जो चीज़ है वो नीलम रिवर के ऊपर किशन गंगा जो वाटर वर्क्स हैं उसके अंदर उनके पास पाकिस्तान के या कश्मीर के जो मुजफ्फराबाद है उससे तकरीबन 80 किलोमीटर पहले जो टनल लगाई गई थी जो पानी को साउथ वेस्ट की तरफ मोड़ती है और वो वहाँ पर वाटर वर्क्स उन्होंने बिजली बनाने के लिए लगाए हुए हैं। तो वहाँ पर पानी डाइवर्ट होता है, ऑलरेडी होता है, और वो डाइवर्जन हो के वहाँ पर बिजली बनती है उस पानी से और फिर वो दोबारा नीलम में आके मिलता है। और उससे ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर एंटर जो नीलम का पानी होता है उसमें कुछ कमी वाक़या होती है जिससे हमारा अपना जो नीलम जेलम प्रोजेक्ट है उसमें भी पानी कम हमारी एस्टिमेशन से कम आ रहा है। तो ऑलरेडी वो पानी डाइवर्ट तो कर रहे हैं। अब अगर वो साइफन कर दें पानी नीलम का तकरीबन सारा पानी और वापस नीलम रिवर में ना आने दें तो पाकिस्तान में जो पानी ऑलरेडी, पाकिस्तान एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। सो दिस इज़ वेरी सीरियस, आई वुड से कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन जहाँ पर इंडस बेसन पूरा एक स्ट्रेस में आ सकता है। और इंडस बेसन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश रिवर बेसन्स है पूरी दुनिया में। तो क्योंकि इंडस एक बहुत बड़ा दरिया है और एक बहुत वसी और अरीज़ एरिया जो इंडस बेसन का है जिसके अंदर इस वक्त मिलियंस ऑफ लोग रहते हैं, तो उसमें पानी की यानी काबिल लिहाज तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जो इनके पास कैपेसिटी है उसमें चनाब अपनी फुल कैपेसिटी पे तकरीबन 5000 से 6000 क्यूसिक पानी उसके अंदर से गुजरता है। तो इतना पानी वो नहीं रोक सकते क्योंकि फिर उनका अपना डैम जो है वो उसका स्ट्रक्चर ख़त्म हो सकता है या ख़राब तबाह हो सकता है। बस कुछ देर रोक सकते हैं। उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसकी टाइमिंग है। अगर वो हमारी इस वक्त जो खरीफ की फसल है उसकी बुआई से पहले पानी को प्रॉब्लम बना दें तो फिर ये बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर वो बुआई हो चुकी हो यानी कॉटन और राइस, वो ये है कि जब पानी जरूरत होता है रोक लिया जाए, जब पानी जरूरत ना हो वहां से रिला छोड़ दिया जाए, जिस तरह से अक्सर मानसून में किया जाता है भारत की तरफ से आ भी जा रही है भी जिसे हम कहते हैं। ये सब कुछ भारत ज़ाहिर करने के लिए उसे इंटरनेशनली जो कवानीन है उनको देखना होगा। आलमी इदारे हैं जो कि बैठे हुए हैं, गारंटर्स बैठे हुए हैं इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। अहमद बिलाल सूफी साहब, पाकिस्तान के अंदर एक वजारत कानून ने, वजारत आबी वसाइल ने एक बनाई है, थिंक टैंक बनाया है। तो क्या अब पाकिस्तान के पास अगली लाइन ऑफ एक्शन क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और फौरी तौर पे हम रेमेडी कहाँ से ले सकते हैं और इसमें कितने चांसेस हैं कामयाबी के? देखिए, जो चीज़ें सामने कवायद सामने आ रहे हैं उसमें दो इसमें हो सकती है डायरेक्शंस ऑफ लीगल रेमेडीज। पहली डायरेक्शन जो है ट्रीटी के फ्रेमवर्क के अंदर, मगर उसमें जो मुझे कंसर्न है वो ये है कि अगर पाकिस्तान उस सिलसिले में आगे बढ़ता भी है, जो ट्रीटी का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, तो इंडिया ने तो ये कहा हुआ है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में जो ट्रीटी हेल्ड इन अबेंस तो उनकी जानिब से उसको ज्वाइन करने के चांसेस बहुत कम हैं। तो वो एक इशू है जिसको हमने प्रैक्टिकली देखना है और जो थिंक टैंक बना है और मिनिस्ट्री अटॉर्नी जनरल ऑफिस उसको एग्जामिन करेंगे। जो एक दूसरा रास्ता है वो ये है जो अभी ये नौरीन साहिबा बात कर रही थी
कि जो नेचर ऑफ अलर्ट और अर्जेंसी है कि अगर ये वाटर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं फॉर इवन अ फ्यू डेज, तो ये तो बड़ी सीरियस बात है और ये तो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के करीब मामला आ जाता है। और उसकी वजह से जो टेंशन बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स डेवलप हो गई है, जिसको डॉक्यूमेंट भी कर दिया गया है, जो स्टेटमेंट्स दोनों जानिब से आई हैं, तो ये तो मामला बन गया जिसे हम कहते हैं कि ये ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को इंडेंजर करने वाला मामला है। और यहाँ जुरिडिक्शन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बराह रास्त है। तो मैं समझता हूँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मैंडेट में जो डेवलपमेंट सब कॉन्टिनेंट में है उसके मैंडेट में आ गई हैं। और अगर अब वो डिफॉल्ट करती है, डिले करती है, और पाकिस्तान को भी चाहिए और पाकिस्तान के मंदूब को भी चाहिए और पाकिस्तान की हुकूमत को भी चाहिए कि सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर या वहां पर इस बात को पहुंचाया जाए। दो फोरम्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का अपना फोरम इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, जो आर्टिकल 99 के नीचे मैंडेट रखते हैं। तो सेक्रेटरी जनरल का जो ऑफिस है वो भी इसको एग्जामिन करके कोई ना कोई हिदायत जारी करने का उनका मैंडेट है। साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल में भी ला सकते हैं। तीसरी जो बात, जो लेटर जिसका आपने जिक्र किया, जो उन्होंने हमारी हुकूमत को लिखा है, फेडरल मिनिस्ट्री को, वो भी इसलिए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें उन्होंने जो रीज़न बयान किया है वो है टेररिज्म का। अब टेररिज्म रीज़न की बुनियाद पर ट्रीटी को इनफेक्टिव या होल्ड इन अबेंस करार देना, ये रीज़न एक्सट्रेनियस है टू द टेक्स्ट ऑफ द ट्रीटी। ऐसी कोई फॉर्मुलेशन नहीं है कि जब ऐसा वकूआ हो तो उसकी बुनियाद पर ट्रीटी के साथ ये सलूक रवा रखा जाए। तो अगर टेररिज्म ही ठहरा जिसकी सियासी बुनियाद पर उन्होंने एक कानूनी लॉफेयर मूव किया है, तो फिर टेररिज्म का जो वेन्यू है वो काउंटर टेररिज्म कमेटी है सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1373 के नीचे, जो 21 साल पुरानी है, जिसके अंदर काउंटर टेररिज्म कमेटी बनी हुई है, जो बहुत वाइब्रेंट रोबस्ट कमेटी है। और वो कमेटी जो है हर मुल्क से पीरियोडिक रिपोर्ट्स मांगती पूछती है और उसके एक्सपर्ट्स जाते हैं और उसका मैंडेट जो है तकरीबन 25-30 रेजोल्यूशन उसके बाद जो आई हैं उसमें उसको मजीद एनहांस किया गया है। तो वो वेन्यू है। अगर कोई शिकायत है तो अहमद साहब, जाहिर है भारत को जो है वो शवाहिद और सबूत भी देने पड़ेंगे कि ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी इस वाक़े के अंदर। अभी तक तो वो एक जो है वो सिंगल पीस ऑफ एविडेंस भी जो है वो कहीं भी फर्निश कर ही नहीं सके इस हवाले से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट को लेकर। ऐसे ये कोई एट्रीब्यूशन पाकिस्तान के साथ नहीं हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम हर तरह की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी बोनाफाइडी पाकिस्तान की उससे जाहिर होती है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब ये तो शॉर्ट टर्म बात होगी कि अब क्या हो सकता है, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ इमीडिएट सोल्यूशंस हैं, कुछ हमारे लॉन्ग टर्म भी कुछ स्टेप्स होने चाहिए। ज़ाहिर आप ये एक इंटेंट तो भारत ने अपना शो कर दिया है कि वो पानी के वाले से वो पानी रोकने के इरादे ज़ाहिर कर रहा है, पानी डाइवर्ट करने की बातें कर रहा है। पहले पाकिस्तान के अंदर पानी के बड़े इशूज़ हैं। अब हमें लॉन्ग टर्म में डॉक्टर साहब क्या करना होगा कि इन इशू से ज़ाहिर हमने बचना है, पानी की ज़रूरत पाकिस्तान के अंदर हमने पूरी करनी है, तो लॉन्ग टर्म हमारे पास क्या सोल्यूशन है, क्या होना चाहिए? क्वाइट फ्रेंकली इंडस वाटर ट्रीटी ने पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज का बेड़ा गर्क किया है और दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी कि हम उस बेड़ा गर्क जो हुआ है उसको हम अभी से रिवर्स करना शुरू कर दें। मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी तक पाकिस्तान की अप्रोच रिएक्टिव क्यों है। पाकिस्तान की अप्रोच तो विदिन अ फ्यू आवर्स ऑफ दिस अनाउंसमेंट शुड हैव बीन वेरी एक्टिव। सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए था, आपने कहा जी मैं ट्रीटी को मैंने हेल्ड इट अबेंस किया हुआ है। इस ट्रीटी की बेस पे 4 गलीज तरीन नाले फुल ऑफ टॉक्सिक पोल्यूशंस पाकिस्तान ले रहा है और पाकिस्तान इंडिया को रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन को पोल्यूट नहीं कर सकता विद टॉक्सिक पोल्यूशन। उसकी ट्रीटी ने इजाजत दी हुई है। इंडिया का बहुत बड़ा एडवांटेज है वो। आपको तो रातों रात जाके वहां पे अपनी वो फोर्सेस को मूव करके डिग करके उन नालों को बंद कर देना चाहिए था और इतनी देर हो गई है अभी तक वो नाले बंद क्यों नहीं हुए? इनको तो उसी वक्त बंद कर देना चाहिए उन नालों को कि भाई ठीक है हम ट्रीटी की वजह से चुप हुए थे और उन नालों ने फॉर लास्ट 65 ईयर्स हमारे बच्चों को बीमार किया हुआ है। हमारी फूड चेन के बीच में जो उनके टॉक्सिन शामिल हो रहे हैं, तो हमने वो एक्शन क्यों नहीं किया अभी तक? और अभी भी हम सोच रहे हैं कि भाई वो ये करेंगे तो फिर हम वो करेंगे। ये एक्शन तो हमारा हो जाना चाहिए था, नंबर 1। सही है। नंबर 2, जिस मकसद के लिए उन्होंने ये दरिया हमारे बंद किए थे 3 ईस्टर्न रिवर्स, वो था कि हम राजस्थान को ग्रीन करेंगे। राजस्थान तो आज आप जाके देख ले 1% भी ग्रीन नहीं हुआ। तो हम फौरन दूसरा मुकदमा हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि ये तो एक फिजिकल एक्शन हो गया ना कि आपने ग्राउंड के ऊपर जाके नाले बंद कर दिए। दूसरा, आपको फौरी तौर पे इस वक्त आपकी टीम को हेग में बैठे होना चाहिए था, केस फाइल करते कि जी वो काम
जिसके लिए इन्होंने ये दरिया डाइवर्ट किए थे, वो काम तो इनसे हुआ नहीं, लिहाजा हमारे दरिया हमें वापस किए जाएं। सर, हमने मुल्क के अंदर भी सर जो है जो होता है सैलाबी पानी, उसकी स्टोरेज के लिए हमें अपनी कैपेसिटी भी तो सर इंक्रीज करनी चाहिए। हमारे हमने पानी जो समुद्र में चला जाता है हर साल, नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा होता है जो समुद्र में जाता है, पूरे दरिया को समुद्र में जाना चाहिए। दिस इज व्हाट द मॉडर्न साइंस टेल्स यू, पूरे दरिया को समुद्र में जाना चाहिए। वो जो कहते थे नहीं एनवायरमेंटल फ्लो के लिए इतना पानी उतना, कोई एनवायरमेंटल फ्लो इज द रियल रिवर फ्लो, दैट इज द ओनली एनवायरमेंटल फ्लो। और हमारे पास स्टोरेज है, ठीक, दरिया के नीचे जो रेत है उसके बीच में हमारे पास 1000 दिन से ज्यादा की स्टोरेज है, क्लीन प्रिस्टीन ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी की। सही। हमें ये पुराने कोलोराडो के मॉडल, टेनेसी वैली के मॉडल, नाइल रिवर के मॉडल लगा के तो इस ट्रीटी ने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। हमने अपने पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट ही नहीं किया। दिस इज द टाइम वी शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान को अपने पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। नौरीन हैदर साहब, आप ये बताइएगा कि अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस क्या है पाकिस्तान के पास, हमें क्या करना चाहिए पानी के इस बहरान जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को दरपेश हो सकता है, आज भी दरपेश है, उससे निकलने के लिए, बचने के लिए? मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को कोई भी ऐसा माजरत के साथ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे टेंशन्स मज़ीद बढ़ें, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है वो बात साइब है कि हम हर किस्म का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो लेने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ हर किस्म की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं या प्रोब है उसके अंदर हम हर किस्म की खुलूस से कोशिश करें कि आपके साथ कोऑपरेट करें ताकि ये मसला टेररिज्म का जो है उसको वाटर के साथ डी-लिंक किया जाए। ये बात कहनी कि जी वो हमारे रिवर्स अगर बंद करें तो हम उनके नाले बंद कर देते हैं, वो अगर नाले बंद करेंगे तो हम अपने सैलाबी पानी से गुजारा कर लेंगे, ये नहीं होना और ये नहीं हुआ कभी। पाकिस्तान आपको पता है पाकिस्तान में तकरीबन 9 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो है वो सिर्फ इन वेस्टर्न रिवर्स से सैराब होती है। इतना पानी यूज़ होता है जितना कि यूज़ नहीं होना चाहिए। वी आर यूजिंग 10 टाइम्स मोर वाटर देन इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। तो अब ये कहना कि जी हमें वो अगर दरिया नहीं देंगे तो हम कोई ऑल्टरनेट, आपसे नहीं होना इतनी जल्दी। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे पास, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल करें। हमें हर सूरत में लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सर सिर्फ ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी को अगर वो रिवाइज करना चाहते हैं वो बेशक करें, और ये सही कह रहे हैं कि ईस्टर्न रिवर्स हों या वेस्टर्न रिवर्स हों, हर रिवर को अपने डाउनस्ट्रीम फ्लो का राइट ऑफ रिवर है, उसका हक है कि उसको समंदर तक या हर ट्रिब्यूटरी का बहने का हक है। उसको रिवाइज करें, देखें सारे रिवर्स को बहना चाहिए, ना ईस्टर्न बंद करें ना वेस्टर्न। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान के रिवर हैं या ये इंडिया के रिवर हैं। ठीक है, कोई ना पाकिस्तान उन रिवर्स का मालिक है, ना इंडिया उन रिवर्स का मालिक है, ना चाइना, ना नेपाल, ना बांग्लादेश। ये रिवर्स तो प्लैनेट अर्थ के हैं, हम तो सिर्फ उसके बेनिफिशियरी हैं थोड़ी देर के लिए। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज की शो में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।